नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करने के लिए जिसे जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से बदलते वैश्विक समीकरणों को समझने के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। जिस रूस ने यूरोपियन यूनियन से तमाम प्रकार के प्रतिबंध झेले हों और वहां से खबर यह निकल कर आए कि जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यदि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से 100% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करे, मान लीजिए एक 100 का पाई बनाया जाए तो उसमें 100 के अंदर 25% अकेला जिस देश का योगदान हो वो जर्मनी, और वो जर्मनी अब ये कहता है कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या इनके हालात बिगड़ गए हैं या फिर बातचीत की वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं? कहानी इसलिए जानने योग्य है साथियों क्योंकि यूरोप का पहला आर्थिक मंदी का शिकार देश बन चुका है जर्मनी, और ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि जर्मनी इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन जो रिसेशन में जा चुका है। तो यहां पर एक बड़ा शब्द बनता है, यह रिसेशन होता क्या है, आर्थिक मंदी होती क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को अगर जाने तो कहा जाता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों तक, यानी 3-3 महीने के 2 सेट तक गिरावट दर्ज करती है जीडीपी ग्रोथ के अंदर, तो उसे रिसेशन में काउंट किया जाता है। और जर्मनी में तो यह ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है और लगातार 2 बार यानी 6 महीने तक रह चुकी है। तो यह आर्थिक मंदी की पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। एक बड़ा सवाल बनता है कि जब किसी देश में आर्थिक मंदी आती है तो होता क्या है? सिंपल सी बात है, लोगों की शॉपिंग बंद हो जाती है, लोग पैसा बचाने पर फोकस करने लग जाते हैं, मार्केट के अंदर पूरी तरह डिमांड खत्म होने लगती है। डिमांड खत्म होने लगती है तो सप्लाई चेन में बना हुआ सामान सप्लाई होने से रुक जाता है। जब सप्लाई होने रुक जाती है तो कंपनीज को ग्रो करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग ठप होने लगती है। और जब मैन्युफैक्चरिंग ठप होने लगती है तो जो लोग उनमें नौकरी करने जाया करते हैं फैक्ट्रीज में, उनके रोजगार छिनने लगते हैं। रोजगार छिनने के कारण अल्टीमेटली रोजगार से जो प्राप्त होने वाला धन था वो भी लोगों तक पहुंचना बंद होता है, और कुल मिलाकर के एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसके चलते पूरी तरह से लोग जॉब रहित, धन रहित और रिसोर्सेज रहित हो जाते हैं। और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो कि यूरोपियन यूनियन की 25% इकोनॉमी को अपने साथ होल्ड करता है, वो आर्थिक मंदी का ऑफिशियल शिकार हो चुका है। तो क्या ये आर्थिक मंदी ही है जिसके कारण इन्होंने रूस से बात करने का निर्णय लिया है? आज के सेशन में पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन जब हंसने की बारी हो तो थोड़ा सा वक्त निकाल ही लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व आपको याद होगा जर्मनी की मीडिया ने इंडिया का मजाक बनाया था, और आज तो टिट फॉर टैट करने की बारी है। आपको याद होगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर आज से 1 महीने पहले हमने आपके साथ एक सेशन साझा किया था जिसमें बताया था कि भारत की जनसंख्या का जर्मनी के द्वारा मजाक बनाया गया था। लेकिन जर्मनी वालों, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया का नाम शुमार हो चुका है। जर्मनी वालों, जहां तुम्हारी इकोनॉमी 0 से भी नीचे उलट करके माइनस में चली गई है, वहां इंडिया 7% के साथ लगातार ग्रो कर रहा है। और जहां बात हो रिसेशन की, तो दुनिया का जो सबसे लीस्ट प्रोबेबल देश है जहां पर आर्थिक मंदी आ सकती है वो इंडिया है। और सुन लो जर्मनी वालों, इंडिया ने हाल ही में 350 बिलियन यानी कि मतलब 3.5 ट्रिलियन, माफी चाहूंगा, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह जानने योग्य है कि भारत दुनिया की जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी से कब उसका खिताब छीनकर 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और धीरे धीरे दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 से 30 के बीच में तय कर लेगी। इन सभी की जानकारी आज के सेशन में मिलने वाली है, क्योंकि जो लोग हम पर हंसते हैं उन्हें हंसने का मौका तो दिया, लेकिन उन्हें करके भी दिखाया, क्योंकि हम लोग बोलकर नहीं करके दिखाते हैं। इसी के साथ आज के सेशन में ऑलोफ स्कॉल्ज की भी बात होगी, क्योंकि यही हैं वो चांसलर जो जर्मनी को हेड करते हैं, और यही वो हैं जिन्होंने यूक्रेन वॉर में रशिया के खिलाफ तमाम प्रकार के सैंक्शंस की जर्मनी की तरफ से आधिकारिक घोषणाएं की थी। वर्तमान में इन्हीं के बयान पलटे हैं और यही कह रहे हैं कि मैं पुतिन के साथ बातचीत को तैयार हो रहा हूं। चलिए खबर पढ़ते हैं। फर्स्ट पोस्ट की खबर है, यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टम्बल, जर्मनी डिक्लेयर्स रिसेशन। जर्मनी ने खुद ने आर्थिक मंदी, और आर्थिक मंदी को समझने के लिए मैं पहले ही समझा देता हूं आर्थिक मंदी का अर्थ क्या है, होता क्या है, ताकि आप इस विषय को अच्छे से गंभीरता से समझने के लिए आप थोड़ा सा अपना समय निकाल पाएं। साथियों, आर्थिक मंदी, जैसा मैंने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की परिभाषा में आपको बताया कि जब कोई इकोनॉमी लगातार 2 तिमाहियों तक
वृद्धि में गिरावट दर्ज करती है तो उसे आर्थिक मंदी में कंसीडर किया जाता है। साथियों, आर्थिक मंदी के असर क्या हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो जर्मनी की स्थिति आगे आने वाले समय में समझ में आएगी कि यह स्थिति क्यों बन रही है। मैंने जैसे आपसे कहा, जब लोगों के पास में पैसा नहीं है, आर्थिक मंदी का सीधा सा अर्थ क्या है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है। जीडीपी अर्थात है क्या, जीडीपी असल में है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। किस चीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स वस्तुएं और सर्विसेज यानी कि सेवाएं, वस्तुओं का निर्माण और सेवाओं में जैसे टीचिंग है, डॉक्टरी है, पर्यटन है, ये सब चीजें सर्विसेज के अंदर आती हैं। इंश्योरेंस है, कॉल सेंटर्स हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री जितनी भी हैं ये सब सर्विस इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। इसके अंदर लगातार गिरावट का अर्थ क्या निकाला जाए, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये पहले 100 रुपए का काम साल भर में करते थे तो अब ये लोग 97 रुपए का काम करने लगे हैं। अर्थात जनसंख्या देश की बढ़ती है लेकिन उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी वैल्यू घटी है। यानी एक प्रकार से आसान भाषा में यह समझा जाए कि अगर 100 लोगों पर पहले 100 रुपए देश पैदा कर रहा था और 100 लोगों पर 100 रुपए अगर देश पैदा कर रहा था, अब स्थितियां बदल करके वो 100 लोगों पर 97 रुपए पैदा कर रहा है। इसका मतलब लोगों के पास ओवरऑल धन की कमी हुई है। जनसंख्या क्रमागत रूप से साल भर में इंक्रीज होती है, यह नेचुरल फिनोमिनन है। स्टैटिक तभी बनी रहती है जब वो टीएफआर पर होता है, यानी 2.1 जो नंबर है यूएन के द्वारा उस पर रहता है। यानी कि एक दंपत्ति पूरे जीवन काल में अगर 2.1 बच्चा पैदा करता है तो अगर हम ये भी मान लें कि इनकी जनसंख्या जितनी थी उतनी ही है और उस समय उनके पास जो धन है वो उतना ही है, तो इस स्थिति में महंगाई का भी जुड़ना तय माना जाता है। अर्थात आपने ओवरऑल पैसे तो कम प्राप्त किए ही किए और सालाना आपकी महंगाई में भी इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि आपकी अगर 2% भी महंगाई बढ़ी हो, 3% भी महंगाई बढ़ी हो, तो यह असल मायने में 97 नहीं 95 रुपए आपको घर में पड़ता है। लोगों के पास अपनी कमाई में जो लास्ट ईयर कमाया था उससे अगर कम धन इस साल कमाएंगे तो वो अपने खर्च में कटौती करेंगे। खर्च में कटौती करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि वे अपने जेब से पैसा मार्केट में कम स्पेंड करने जाएंगे। तो नागरिक जब पैसा कम खर्च करेगा, यानी कि इकोनॉमी की भाषा में अगर कहा जाए तो ये जब कम खर्चा करने मार्केट में जाएगा तो मार्केट में डिमांड घट जाएगी, खर्चे कम होंगे क्योंकि पैसा कम है। धन अगर कम है तो धन कम होने पर ऐसी स्थिति के अंदर खर्चा कम होगा, यानी कि लोग खर्च करने कम जाएंगे। खर्च करने कम जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज नहीं अपितु डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी। ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना हो, गति देनी हो, तो उसका सबसे आमूलचूल जो तरीका है देश की इकोनॉमी को उठाने का वो है वहां के रहने वाले निवासियों से खर्चे बढ़वाए जाएं, यानी उनसे कहा जाए कि वो मार्केट में ज्यादा खर्च करने जाएं। क्योंकि लोगों के पास धन ही कम है तो वो खर्च कैसे बढ़ाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रक्रिया सुन लीजिए। कम खर्च होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। जब डिमांड घटेगी तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो अभी तक हो रही थी, मान लीजिए कि आप में से हर साल ये मालूम है कि देश के अंदर 1000 कारें बिकती हैं, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस साल लोग कार कम खरीदने जाएंगे। कम खरीदने जाएंगे तो जो कंपनियां गाड़ियां बनाती थी वो इस साल कम कार बनाएंगी, यानी कि सप्लाई भी घटने लगेगी। सप्लाई शुरुआत में नहीं घटती है, सप्लाई धीरे घटती है, क्योंकि डिमांड डिक्रीज होते ही सप्लाई सिस्टम के अंदर आप इससे अंदाजा लगाइए, जैसे ही एक खबर बाहर आई है कि जर्मनी में ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है, इसका सीधा अर्थ क्या हुआ, अर्थशास्त्र के ज्ञाताओं की वजह से डिमांड में कमी सबने कैलकुलेट कर ली। इस वजह से अचानक यूरो जो कि यूरोपियन यूनियन के लगभग 20 देशों की ऑफिशियल करेंसी है, उसमें भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को पैसे पर से विश्वास उठ गया, अपने धन पर से कि इसकी वैल्यू करेंगे क्या, कुछ खरीदेंगे नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सोचिए 100 से 97 पर आए अपने कर्मों से, उसके बाद में आपने 2% महंगाई की वजह से 95 फील किया और अब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू और गिर गई। ऐसी स्थिति में यूरो गिर गया तो उन 95 वालों के पास में ऑफिशियल रूप से 90 रुपए ही रह गए। जो लास्ट ईयर 100 लोग 100 रुपए कमाए थे वो असल में यूरो की वजह से अब 90 रुपए ही कमा रहे हैं। जब इतना कम कमाओगे तो खर्च करने कम जाओगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई करने के लिए कंपनियां बनाएंगी नहीं। सप्लाई जब कम होगी, सप्लाई कम क्यों होती है, सप्लाई कम इसलिए होती है क्योंकि साहब ज्यादा माल बना लिया तो पुराने माल को कोई खरीदता नहीं है। सप्लाई कम हुई तो कंपनीज ने क्या किया, अपने यहां से प्रोडक्शन कम किया।
प्रोडक्शन कम किया, तभी प्रोडक्शन से तो सप्लाई होती है ना, तो प्रोडक्शन कम हुआ, यानी मेन रूप से कौन सी चीज कम हो रही थी, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था। अब जब प्रोडक्शन कम हुआ है तो प्रोडक्शन में लगे हुए कौन लोग थे, लोग लगे हुए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले, यानी कि विनिर्माण सेक्टर में जो लोग काउंट होते थे, जैसे कि ऑटो कार, अगर कार बन रही है तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर होंगे, कहीं कोई कन्फेशनर्स, खाने पीने का सामान बन रहा है, वहां पर काम करने वाले वर्कर्स होंगे। वो वर्कर्स को अब मैन्युफैक्चरिंग में कम काम मिल रहा है, और जब कम काम मिल रहा है तो उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि जब काम नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, काम नहीं है तो लोगों को जॉब से निकाल दो, और जब लोगों को जॉब से निकाल दिया तो अल्टीमेटली जब लोगों के पास जॉब ही नहीं होगा तो साहब वो खर्चा फिर से कम करेंगे। यानी ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास जब पैसा नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है तो धन नहीं है, धन नहीं है तो खर्च नहीं है, ऑटोमेटिक एक ऐसी साइकिल बनकर आ जाती है। तो आर्थिक मंदी का अगर हम इंपैक्ट देखें तो ब्रॉड इंपैक्ट क्या है, सबसे पहला इंपैक्ट जो निकल कर आता है, जो हम लोग आप लोग आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, वो क्या है, सबसे बड़ा इंपैक्ट है आर्थिक मंदी के अंदर जॉब लॉस, यानी लोगों के जॉब जाने लगते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह सबसे पहले प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में होता है, विनिर्माण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तीसरा, करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, करेंसी की वैल्यू डाउन, ये अर्थशास्त्र की बुनियादी चीजें हैं जो मेरे प्यारे साथी अपनी पाठशाला में हमारे कोर्सेज खरीद कर रखे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पाठशाला में फाउंडेशन मेरे साथ तैयार करने का निर्णय लिया हुआ है, जिनमें नए बैचेस अभी नेक्स्ट मंथ में शुरू होंगे। वो लोग याद रखें कि अगला बैच हमारा इकोनॉमी पर ही आएगा, क्योंकि इकोनॉमी से ही अब शुरुआत होगा अगला जो बैच होगा। तो आपके यदि बेसिक्स आप कंफर्म करना चाहते हैं तो हम अपनी पाठशाला में मात्र 2000 रुपए का कोर्स लेकर आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, संपूर्ण जानकारी, यूपीएससी फाउंडेशन लेवल की तैयारी करवाई जाती है, बहुत ही नॉमिनल कीमत में, क्योंकि ये मेरी तरफ से राष्ट्र के प्रति कम अपना कंट्रीब्यूशन है। चलिए, अब ऐसी स्थिति में करेंसी लॉस होगा, करेंसी लॉस हुआ, जब लोगों के पास धन ही नहीं है तो करेंगे क्या, तो जब करेंगे कुछ नहीं तो देश को ओवरऑल नुकसान हुआ। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इसका मतलब तो आर्थिक मंदी अगले और मंदी की निशानी होती है, यानी इससे और देश बुरी तरह पीछे जाएगा, बिल्कुल, और ऐसे ऐसे होते ही धीरे धीरे एक कंट्री एक फेलियर कंट्री बन जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो इससे बचने का एक तरीका जानते हैं, और वो तरीका क्या होता है वो भी मैं पहले बता देता हूं। हो सकता है आने वाले समय में जर्मनी के बारे में आपको यह जानकारी दूं। क्या तरीका होता है, ये लोग क्या करते हैं कि खर्च को कम किया लोगों ने, इसलिए सारी बात बिगड़ी। इसलिए आर्थिक मंदी का शिकार राष्ट्र अक्सर क्या करता है, वो लोगों से खर्चे बढ़वाता है। खर्चे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में क्या परिभाषा दी गई है, लोगों के खर्चे बढ़ाने हैं तो बैंकों से कहो कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर दें। सबसे पहले इसके लिए राहत कैसे दी जाएगी, तो राहत देने के लिए तरीका क्या दिया गया है, राहत देने के लिए खर्च कम करवाए जाएं, खर्च बढ़ाए जाएं। खर्च बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, खर्च बढ़ाने के लिए बैंक से कहो कि वो लोन सस्ते कर दे, तो लोन सस्ते होंगे। यानी कि आने वाले समय में जब आप जर्मनी को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा यहां की बैंक्स ने इन लोन का जो इंटरेस्ट था वो कम कर दिया है, ब्याज दर घटा दी जाएंगी, ब्याज दर घटा दी जाएंगी। इससे लोगों में क्या होगा, वो सस्ते दरों पर, कि चलो सस्ताई में सामान मिल रहा है ले लो, लोन लेकर के वो लोग सबसे पहले विनिर्माण सेक्टर में एंट्री करेंगे। लोग पैसा लोन लेते हैं तो स्पेसिफिक सेक्टर में लोन मिलता है, आपने कभी नोटिस किया हो, आपको घर के लिए लोन मिलता है, आपको कार के लिए लोन मिलता है। अक्सर जो आप बड़े लोन देखते हैं ना, वो इन दो चीजों के लिए मिलते हैं। कारण क्या है, तीसरा बड़ा लोन बिजनेस लोन मिलता है, क्योंकि इनसे आप इकोनॉमी में रोजगार देते हैं, बैंक सोच करके लोन देती है, और उन लोन में जब आप घर के लिए लोन मिला तो घर का बनाना जरूरी है, घर बनाओगे तो अचानक सीमेंट वाले को, स्टील वाले को, है ना, उसमें जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले लोग हैं, मैसन हैं, कारीगर हैं, इन सबको काम मिलने लगेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले बैंक आपको घर निर्माण के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन देगी। दूसरा, कार के लिए सस्ते दरों पर लोन दिए जाएंगे। जैसे आप कार खरीदने के लिए लोन लोगे तो फिर अचानक सप्लाई सिस्टम में जान आ जाएगी, सप्लाई सिस्टम बूम पर चलने लगेगा कि चलो अब बढ़िया हो गया। तो सबसे आसान तरीका जो पहला होता है, खर्च बढ़ाने के लिए बैंक की इंटरेस्ट रेट को गिराया जाता है, नंबर एक। दूसरा, जब इससे भी काम नहीं हो पा रहा होता तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार अपने अकाउंट से पैसा लोगों के पास इन्फ्यूज करती है, अर्थात लोगों को सरकारी तनख्वाहों में है तो उन्हें बोनस दे दिए जाते हैं कि ये पकड़िए 5000 रुपए या पकड़िए 10,000 रुपए अपने अकाउंट में। वो जो बोनस प्रकार की मनी है, लोग उसे खर्च करने बाहर निकलते हैं। सरकार का या दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था
बिना खर्च के नहीं चलती। खर्चे होंगे तो इकोनॉमी चलेगी, खर्चे रुक गए इकोनॉमी पिट जाएगी। ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर ड्रॉप तरीका अपनाती है। कभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। उसमें होता क्या, खर्च बढ़ाने के लिए अचानक पैसा डाला जाता है कि ये पकड़िए, इसमें इंजेक्शन कर दीजिए कि लोगों के पास पैसा हो जाए। खर्च बढ़ा, अचानक डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा और साइकिल अपने आप रन पकड़ने लगेगी। सारा की सारा खेला यहां पर है। उम्मीद है कि आप अर्थव्यवस्था को लेकर के अब जो बेसिक जानकारी है उसे आप समझ गए हो। तो अगर हम बात करते हैं जर्मनी के अंदर इकोनॉमी 0.3% के साथ नीचे आई है, तो इसका कंसर्न आप समझ गए होंगे कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। अभी तो परिणाम देखने की बारी है, क्योंकि लगातार 6 महीने से इसके हालात ये हैं। इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि यहां पर लोगों के पास जॉब लॉस होने वाला है। आपको याद होगा, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां निकल कर आई है जिसे आप देख सकते हैं, और वो इंटरेस्टिंग क्या है, असल मायने में आईएमएफ ने आज से 3 महीने पहले, आपको याद होगा 2 फरवरी को हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें बताया था, आपको यह जानकारी दी थी कि दुनिया में आईएमएफ ने घोषणा की है कि यूके इकलौता ऐसा देश होगा जिसकी जीडीपी 2023 में घटेगी। आईएमएफ ने जो घोषणा की थी, और सोचो उसी समय पर ऋषि भैया को सरकार मिली थी। ऋषि भैया सरकार में बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में यहां पर काम क्या हो रहा है, आईएमएफ की घोषणाएं आ रही है कि देश बर्बाद हो रहा है, जीडीपी फेल मार रही है, ये सब बातें हुई थी। 2 फरवरी की ये खबर थी, और आप आइए यहां पर देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर 3 फरवरी को ये न्यूज छपी थी। आप देख सकते हैं सारी खबरें। यूके इज द ओनली G7 कंट्री एक्सपेक्टेड टू फेस रिसेशन इन 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ये खबर आई थी। आप देखिए, हमने 2 फरवरी को सेशन किया हुआ है, एडिट नहीं, आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर उससे अगले दिन छपी थी। अच्छा, अब सोचिए, यह खबर को पलटने वाला व्यक्ति बना एक भारतीय कौन, ऋषि भैया। क्योंकि खबर पता है आपको क्या है, खबर यह है कि इकोनॉमी में यूके की इकोनॉमी रिकवर कर गई है और जर्मनी की उसकी जगह फेल मार गई है। इंटरेस्टिंगली अब यहां पर ब्रेग्जिट के जो परिणाम थे अब वो डिस्कस होने लगे हैं। आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर पहले 28 देश हुआ करते थे, उसमें से यूके बाहर निकला था। यूके बाहर निकला, 27 देश बचे। उन 27 में जर्मनी सबसे बड़ा देश है आज भी। हुआ यह है कि यूके ने बाहर निकलकर अब तक संकट ही संकट देखा है। ऋषि भैया जब से ड्राइविंग सीट पर आए हैं उन्होंने पासा पलट दिया है। पासा क्या, ये जो खबर थी ना कि यूके फेलियर कंट्री होगा G7 के अंदर, या फिर आप देखें कि आईएमएफ कह रहा था यूके फेलियर होगा, ये पासा पलट चुका है। और ये पासा अब किसकी गोली में जाकर गिर गया है, जर्मनी की गोली में। आप सोचिए, पहले डेटा ऐसे हुआ करते थे कि यूके माइनस में जा रहा है, जर्मनी माइनस में चला गया। और आईएमएफ ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट बदलते हुए कहा है, आईएमएफ एक्सपेक्ट यूके इकोनॉमी टू अवॉइड रिसेशन, कि ये लोग बचा ले जाएंगे। भाई साहब, गाड़ी सही से चला रहे हैं। यानी कि एक भारतीय सब पर भारी, ये जो बात थी ना, ये सिद्ध हो गई यहां पर सारी। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऋषि सुनक एक बहुत गजब के अर्थशास्त्री माने गए हैं अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पहले ये वित्त मंत्री के पद पर ही सुशोभित थे। और इन्होंने जब ये ड्राइविंग सीट ली थी तो इन्होंने ये कह दिया था कि मैं कठिन फैसले लूंगा, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं काम सारे करूंगा। और उन्होंने जर्मनी को पटकनी दे दिया। इसलिए अब यूरोप में एक बजम मजाक बन रही है कि यूके रिकवर हो रहा है, जर्मनी डूब रहा है, कि देख लीजिए ब्रेग्जिट करके अच्छा हुआ है। ये परिणाम स्कॉल्ज को कहां पसंद आएंगे, जर्मनी के चांसलर को कहां पसंद आएंगे, तभी तो भैया लाइन पर आ गए हैं। 26 मई की खबर है, इन्होंने कहा है कि ये टॉक करने को तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। और हां, यदि आपको समझना है कि दुनिया की इकोनॉमी काम कैसे करती है, तो जिन भी मेरे प्यारे साथियों ने अब तक मेरे कहने से कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है, वो जाकर के ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करती है इसकी एक ऑडियो बुक अवेलेबल है, उसे सुन लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो यह गजब की चीज है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक अवेलेबल हैं, जिन्हें आप सुनकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। साथियों, इन किताबों को सुनने में आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी यहां पर 15 लाख से ज्यादा लोग एज एन एक्टिव यूजर इसे रोजाना सुन रहे हैं।
आप सोचिए कि आप किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, यहां पर आपके लिए प्रॉपर तरीके से, चाहे वो मोटिवेशन हो, सेल्फ हेल्प हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, किसी भी प्रकार की आपको नॉलेज लेनी है तो आप जाइए और ऑडियो बुक यहां जाकर सुन लीजिए। बेहतरीन सोर्स है साथियों, क्योंकि आप इस ऑडियो बुक का यूज करते हुए, इस ऑडियो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आपके फीचर्स का, चाहे नोट्स बनाना हो, टाइमर फीचर यूज करना हो, इनका यूज करते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको यह उपलब्ध होता है। कितनी नॉमिनल कीमत है साथियों? प्रति माह इसकी कीमत है 99 रुपीज, मंथली सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप पहली बार इसे एंड करने जा रहे हैं तो मेरा कूपन कोड यदि आप अंकित 50 यूज कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अगर मेरा कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको उपलब्ध होता है मात्र 49 रुपीज में। नॉलेज के लिए अगर आपको यह कीमत अदा करना अच्छा लगता है तो जाइए और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आर्थिक मंदी क्या होती है यह मैंने आपको प्रचलित परिभाषा समझा दी। प्रचलित परिभाषा के अंदर जर्मनी पहला शिकार बना, यह मैंने आपको बता दिया और यहां पर यह डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए साथियों, होता क्या है, इकोनॉमी के अध्ययन के लिए ना अर्थव्यवस्था को त्रिमास में बांटा जाता है, क्वार्टर्स के अंदर बांटा जाता है ना। 3-3 महीने के वो निकाले जाते हैं, त्रैमास निकाले जाते हैं। तो 3 बार के जो क्वार्टर्स हैं, 2 बार के जो क्वार्टर हैं, उनमें आप इकोनॉमी के अंदर इनका डिक्रीमेंट देख सकते हैं। पहले 0.5 पर गिरे थे, इस बार 0.3। 2 कंसेक्यूटिव अगर इकोनॉमी गिर रही होती हैं 2 बार तो उन्हें इकोनॉमिक फॉल के अंदर काउंट किया जाता है, रिसेशन में काउंट किया जाता है। तो जर्मनी ने 2022 के अंदर जो लास्ट का अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो ट्राइमेस्टर था वो, और इसके बाद वाला जो जनवरी फरवरी मार्च वाला है, इन दोनों में ही आर्थिक मंदी दर्ज की है। इसकी वजह से यूरो की मुद्रा गिर गई है। जर्मनी जो 20 देश यूरो मानते हैं उनमें से एक है। यूरोपियन यूनियन के जो सबसे प्रभावशाली देश हैं उनमें जर्मनी 25% होल्ड करता है पूरी इकोनॉमी का, और उसके साथ ऐसा होना बहुत बहुत बड़ी न्यूज बनती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको प्रभाव बताया कि लोग कम खर्च करेंगे, कार के ऑर्डर में कमी आ गई है, ये सारी चीजें होने लगी हैं। इस न्यूज की हम पुष्टि नहीं करते हैं, वी आर नॉट वेरी मच कंफर्म्ड, लेकिन मार्केट में इस तरह के अब फेक न्यूज या सही न्यूज नहीं पता, ये तैर रही हैं कि लोगों ने मतलब पैनिक में शॉपिंग कर ली है कि अब आने वाले समय में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो जाकर के मार्केट से शॉपिंग कर लिए हैं। तो इस तरह के दृश्य दिख रहे हैं, बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि इज इट ट्रू और फॉल्स। हो सकता है ये कोरोना काल की फोटोज हो, लेकिन हाँ, ये एक इंपैक्ट है जो दिखता है अगर आर्थिक मंदी किसी देश में आती है। इसी वजह से लोग आनंद भी ले रहे हैं कि यूके रिकवर कर रहा है, ये यूके की रिकवरी है और जर्मनी गिर रहा है। तो यहां पर लिखा है ब्लडी ब्रेक्सिट, जर्मनी हैज स्लम्प्ड इनटू रिसेशन एज यूके रिकवर। लोग इसके बढ़िया से आनंद ले रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यह बात समझ में। अब यह किसी से छुपा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है, यूक्रेन संकट का ही परिणाम है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे की बड़ी वजह है जर्मनी बने थे, मतलब अब्बा जी बनने चले थे ये, है ना। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने रशिया के साथ में अपने संबंध बहुत बुरी तरह बिगाड़ लिए। रशिया के लिए जर्मनी की लगभग 100 से अधिक बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो रशिया को सर्विसेज सप्लाई करती हैं, बदले में रशिया इनको गैस सप्लाई करता है। जर्मनी चूंकि एक ठंडा देश है, वहां पर एलएनजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसकी वजह से वहां पर नेचुरल टेम्परेचर बरकरार रह पाता है। इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो जर्मनी के लिए रूस से आती थी उसी को बंद कर दिया। इवन यहां तक हुआ कि यूक्रेन क्राइसिस के दौरान उसमें लीकेजेस की घटना आई, सुनने में आया कि इन्होंने उसमें ब्लास्ट करवा दिए। तो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का जब संबंध टूटा तो जर्मनी के अंदर गैस बहुत महंगी हो गई। गैस महंगी हो गई तो लोगों के लिए जीवन यापन महंगा हो गया। पुतिन ने इनको समझाया भी था कि देखो ऐसा रिस्क मत लो जिससे तुम्हारे घर में आग लग रही हो, लेकिन ये माने नहीं। ईयू के एग्जीक्यूटिव्स ने लगातार जर्मनी के माध्यम से रूस के ऊपर गजब मात्रा में सैंक्शंस लगाने जारी रखे। कोई बात नहीं, रूस कहता रहा कि देखो आपको नुकसान हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, पर ये माने नहीं। जर्मनी ने जब खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग सड़क पर उतर के आएंगे ही, और उन्होंने जर्मनी का खूब विरोध किया। और यहां के अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार को चेता दिया था कि आप जो ये प्रतिबंध खेल रहे हैं इससे आर्थिक मंदी आएगी। लेकिन इनका तो पुराना इतिहास है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकंड हो, हर बार निकलने आगे यही आते हैं। और यही तो कारण है कि हमने एक बार आपसे पहले भी कहा था कि जर्मनी के कारण संभव है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। मैंने आपसे कहा था क्यों, क्योंकि जर्मनी क्या कर रहा है इन दिनों, यूक्रेन को अपने द्वारा वेपनाइज कर रहा है, अपने द्वारा वेपन दे रहा है। यूएस तो दे ही रहा है, जर्मनी आगे चल रहा है। इवन जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जो यूएस के द्वारा यूके को दिया गया वो पहले जर्मनी ने दिया। इतने बढ़िया बढ़िया टैंक यूक्रेन को दिए। तो रशिया इनसे बार बार बोल रहा है कि यार तुम ना लाइन क्रॉस मत करो, तुमको जर्मनी की यूक्रेन की मदद करनी है करो, लेकिन वेपनाइज करके तुम तो खुद युद्ध में इंटरफेयर कर रहे हो। ऐसी स्थिति में इन दोनों के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अब
जब स्थितियां पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं, अचानक इनको ख्याल आता है कि भाई साहब मैं ना इनसे बात करूंगा। स्कॉल्ज ने कहा कि मैं पुतिन से बात करूंगा कि यार चीजों को नॉर्मल कर लो, हालत हमारी खराब हो गई है। और जर्मन के ये चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज, ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे बात करूंगा। देखिए अगर जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप ये सोचते हो कि जो जगह आपने कब्जा कर ली वहीं पर बॉर्डर बना लिया जाए तो ये संभव नहीं है। आप रूसी सेना को वापस भेजने के लिए कह दीजिए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि साहब सरकार आपके पास परमानेंट नहीं है। इवन इतना भी हो चुका है कि जर्मनी की जनता इनके राजनेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई कि भाई तुम्हारे चक्कर, तुम्हारे डिसीजन के चलते हम मंदी के शिकार नहीं होना चाहते, तुम निकलो। अब यहां के परिणाम तो आपके सामने, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत को इसका फायदा होगा या नुकसान, देखिए फिलहाल के लिए नुकसान होगा, क्योंकि जब किसी देश के पास में आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन को सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका फिर यूरोपियन यूनियन फिर चाइना, ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब ऐसी स्थिति के अंदर यूरोपियन यूनियन में से जर्मनी वहां का 1/4 इकोनॉमी होल्ड करता है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 25% अकेला जर्मनी के पास है। ऐसी स्थिति में जर्मनी में अगर रिसेशन आता है तो निश्चित ही उसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट में कमी आएगी, क्योंकि वो लोग खरीदेंगे नहीं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। देखिए दुनिया में कहीं पर भी किसी प्रकार की आर्थिक मंदी आए, इवन पाकिस्तान में भी अगर बुरे हालात होते हैं उसका भी असर हमारे यहां पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश, क्योंकि आजकल ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए हमने G20 का टैगलाइन भी रखा है, क्योंकि सब लोग अब कनेक्टेड हैं, अर्थ सब पर, असर सब पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत को भी सचेत रहना होगा, तरीके निकालने होंगे। क्या पता हम टैक्स घटा करके उसका चैलेंज को रिकवर कर जाएं, या कोई अल्टीमेट रिसोर्स तलाश करके काम करें। उम्मीद है आप सभी को आज के सेशन में बेहद अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश तो की जा सकती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ऑलरेडी आपने दबा रखा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने लाइक बहुत कम किए हुए हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से साझा करें, और बाकी आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन तो है ही, और कुकू एफएम पर अतिरिक्त ज्ञान के लिए आप अंकित 50 कूपन कोड लगाकर वहां पर मात्र 49 रुपीज में पहले महीने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस माह के अंत तक हम लोग आपके लिए राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रॉपर तरीके से कोर्स की प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर के साथ हाजिर हो जाएंगे। क्लासेस अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर चलेंगी, और बहुत ही नॉमिनल कीमत में बहुत उच्च स्तरीय कोर्सेज आप लोगों तक डिलीवर किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।